शादी के अगले ही दिन पति घर को छोड़कर चला जाता है और उसने ये राज्य भी छोड़ दिया था। 5 साल तक वह ना तो किसी से को कांटेक्ट करता है और ना ही कोई बातचीत होती है। लेकिन 5 साल बाद दुर्गा पूजा के मौके पर जब पति मंदिर जाता है तो वहां पर सीढ़ियों से उतरती हुई उसे अपनी पत्नी दिख जाती है और यहाँ पर पत्नी भी उसे देख लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पति जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह उसे अपने घर ले जाता है। कौन था वह पति और किस कारण से 5 साल लगातार वह अपने घर से गायब रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है रवि। रवि के घर में उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं। रवि के माता पिता हैं और रवि के पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और रवि अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अब जैसे ही रवि शादी के हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं और इधर उधर से लड़की वालों के रिश्ते भी आने लगते हैं। अब जिस तरह से उनके पास पुश्तैनी जमीन थी, रवि अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, तो उसी हिसाब से उनके पास रिश्ते आते हैं और ढेर सारे रिश्ते रवि के लिए आने लगते हैं। जब यहाँ पर रवि के पिता देखते हैं कि रवि के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो रवि के पिता होते हैं वह लोगों से दहेज की मांग को बढ़ाने लगते हैं। यानी कि मना तो उनसे नहीं करते हैं लेकिन दहेज इतना बता देते हैं जिसे सुनने के बाद लड़की वाले अपने आप ही वहाँ से वापस लौट जाते हैं। इस बात को देखकर काफ़ी सारे लड़के वाले उल्टे जानने लगते हैं और तभी एक रचना नाम की लड़की का रिश्ता रवि के लिए आता है। अब जैसे ही रचना के घर वाले यहाँ पर आए थे तो उन्हें रवि का रिश्ता अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद यहाँ पर लड़के लड़की भी एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। रवि और रचना दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर ली थी और बातचीत के दौरान जो रचना होती है उसे रवि का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है और वह पहली नज़र में उसे पसंद कर चुकी थी। लेकिन जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और लड़की वालों ने भी लड़के को पसंद कर लिया था, तभी जहाँ पर जो रवि का पिता होता है वह उनके सामने भी दहेज की मांग रख देता है और इस मांग को सुनने के बाद जो लड़की वाले होते हैं वो एकदम से कहने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर रवि के पिता रिश्ते से मना कर देते हैं। अब वहाँ पर एक मीडिएटर था और मीडिएटर जब इस बात को सुनता है तो वह रवि के पिता को समझाने लगता है। कहता है कि देखिए जी, ऐसा मत कीजिए, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्योंकि रवि और रचना जब दोनों बाहर निकले थे तो घर वालों ने जब पूछा था तो दोनों ने हामी भर ली थी। इसके बाद यहाँ पर रवि के पिता अपनी बात पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो उतने दहेज में ही शादी कर सकता हूँ, अगर आपको नहीं करनी तो आप बेशक से यहाँ से जा सकते हो, लड़के के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। ऐसा कहकर वह लड़की वालों को घर से भेज देता है और ये बात बिचौलिए को खटक जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन जो लड़की का पिता, रचना का जो पिता होता है, उसे रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह बार बार बिचौलिए से कहने लगता है कि भाई एक बार बात करके देखो, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है और जितना हमारे पास है उसी में वो शादी कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन रवि का पिता बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और तभी यहाँ पर जो मीडिएटर होता है वो एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर रचना का पिता भी राजी हो जाता है। लेकिन इस बात के बारे में जब रचना को पता चलता है तो वह अपने घर वालों से मना करने लगती है। लेकिन लड़कियों की भला कौन सुनता है, वो तो केवल उससे ऐसा कहते हैं कि अगर तुझे लड़का पसंद है तो बस एक बार हाँ भर दे, उसके बाद जो कुछ होगा हम देख लेंगे। तो रचना कहती है कि हाँ लड़का तो पसंद है लेकिन ये तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो चीज़ हम अपने आप देख लेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद मीडिएटर जो होता है कुछ लोगों को हायर करता है, रवि की रेखी की जाती है और रेखी करने के बाद एक दिन मार्केट से रवि को उठा लिया जाता है। वो लोग उसे पकड़कर वहां से सीधा उनके गांव में ले आए थे, रचना के गांव में, और वहां पर आने के बाद जबरन उसकी शादी करा दी थी। ऐसा चलन अक्सर बिहार में हुआ करता है कि पकड़ुआ शादी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर उसकी पकड़ुआ शादी करवा दी गई थी और शादी करवाने के बाद लड़का लड़की को दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसी कई शादियां वहां पर हो रखी थी। अब रवि और रचना दोनों के दोनों कमरे के अंदर हैं और वह जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि रवि को लग रहा है कि रचना की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन रचना को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो इसी वजह से वह उससे नजरें नहीं मिला पाती है। इधर यह बात रवि के पिता को पता चल जाती है और उसके बाद जो रवि का पिता होता है वो पुलिस लेकर सीधा वहां पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद जब रवि को बाहर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है कि भाई ये बताओ क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो रवि होता है वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि ना तो मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और ना ही मुझे इसके साथ रहना है। अब इस बात को सुनते ही रचना की आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं और जब उसकी आंखों के आंसू को एक लेडी कांस्टेबल देखती है तो उसके बाद कहने लगती है, देखो भाई ऐसा है, अब इस लड़की से तुम्हारी शादी हो गई है, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते और अपने साथ नहीं रखोगे तो इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। देख लो, अगर 1% भी
चांस हो तो तुम इसे अपने साथ रख लो। लेकिन तभी यहाँ पर जो रवि होता है मना करने लगता है, कहता है कि ये कोई शादी मैं नहीं मानता इसको, और ये कोई शादी नहीं है, अगर ये इसको शादी मानती है तो उसको ये भुगते, मैं नहीं भुगतने वाला। यहाँ पर जो लेडी कांस्टेबल होती है वो कहने लगती है कि तुम तो नहीं मानते, ये लड़की तो मानती है। तभी यहाँ पर जो रवि होता है वह सभी के सामने एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं, जो अब तक ये कह रहे थे कि शादी तो हो गई है, अब तो इसे अपनाना ही पड़ेगा। उसने कहा था कि आपकी शादी हो गई, तो यहाँ पर लेडी कांस्टेबल कहती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तभी यहाँ पर जो रवि होता है वो कहने लगता है कि एक चुटकी सिंदूर अगर मैं आपकी मांग में भर दूं जबरदस्ती, तो क्या वो शादी कहलाएगी। इस बात को सुनकर लेडी कांस्टेबल के साथ वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी चुप हो गए थे, और इसके बाद जो रवि का पिता होता है वह अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रचना के घर वाले होते हैं वो फिर से रवि को पकड़ने की फिराक में होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बार बार उसे पकड़कर लड़की के पास छोड़ा जाएगा तो उसके बाद ये शादी पूरी तरह से मान्य हो जाएगी और लड़का भी लड़की को पसंद करने लगेगा। इसी वजह से यहाँ पर जब रवि के पिता को ये बात पता चलती है कि इस तरह से वो लोग इसे पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, तो उसके बाद रवि का जो पिता होता है वो उससे कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, यहाँ से अपने चाचा जी के पास चला जा जो कि पंजाब के होशियारपुर में रहा करते हैं, और वहीं पर रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब है, और अगर किसी को भी पता चल गया कि तू इस तरह से वहाँ पर घूम रहा है तो वो लोग तुझे उठाकर ले जाएंगे और बात गड़बड़ में हो जाएगी। रवि भी इस शादी से खुश नहीं था, तो उसके बाद वह भी उनके कहे अनुसार अपने चाचा के वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ बंद कर दिया था और ना ही अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया करता था। धीरे धीरे अब इन बातों को समय बीतने लगता है, और समय के साथ साथ जब रवि को यहाँ से जाए हुए 2 साल हो जाते हैं, तो 2 साल तक रचना जो होती है वो उसी की पत्नी बनकर जिंदगी जीती रहती है। और तभी उसके माता पिता और उसके घर वाले कहने लगते हैं कि देखो बेटी, वो तो शायद नहीं आने वाला, तो क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन जो रचना होती है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी, मेरी एक बार शादी हो गई है और दोबारा से अब शादी करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। वो आता है तो ठीक है, वरना मैं तो अपनी जिंदगी को ऐसी व्यतीत कर लूंगी। इस बात को सुनकर माता पिता उसे बार बार कहने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रचना का दृढ़ निश्चय होता है कि वह अब दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी, और उसकी शादी हो गई है और इसी सहारे से वह अपना जीवन जिएगी। वह शादीशुदा महिलाओं के सारे नियम निभाया करती, अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा करती, और सारे वो काम किया करती है जो एक सुहागन महिला किया करती है। यहाँ पर माता पिता जब उसकी पीड़ा देखते हैं तो उन्हें दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिलहाल वह उससे दोबारा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, और बीतते बीतते इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति रवि के ऊपर गौर नहीं देता है, तो उसके बाद उसके पिता कहने लगते हैं, बेटा लगता है मामला ठंडा हो गया है, और अब तू ऐसा कर, यहीं पर आ जा, यहीं पर रहना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वह बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसे अपने गाँव की बहुत याद आया करती है। हर मेले पर, हर त्योहार पर उसे लगा करता है कि मैं गाँव में होना चाहिए और वहीं पर खुशियों के साथ रहना चाहिए। रवि अपने पिता की बात सुनकर एकदम से उछल पड़ता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं आ रहा हूँ, और वैसे भी दुर्गा पूजा आ रही है ना, तो इस मेले में मैं जरूर जाऊंगा देखने के लिए। तो पिता कहता है कि ठीक है बेटा, तू आ जा, यहाँ पर आकर उस दुर्गा पूजा के मेले को देख लेना, और साथ में मैं तुम्हारी शादी की बात भी कर लूंगा। रवि कहता है कि ठीक है पिताजी। इसके बाद जो रवि होता है पंजाब के होशियारपुर से सीधा अपने गांव आ जाता है, और गांव में आकर जब लोग देखते हैं कि रवि आ गया है तो उन पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तक रवि सभी से पूरी तरह से कर चुका था और वह तो बिल्कुल अपनी जिंदगी में मगन रहने लगा था। रवि यहाँ पर आकर इधर उधर घूमने लगता है, और तभी होता है दुर्गा पूजा का मेला, जो कि इसके गांव से लगभग 30 किलोमीटर लगने वाला था। तो रवि अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे मेले में जाना है। तो यहाँ पर पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, शौक से जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो रवि होता है वो अपनी बाइक उठाता है और बाइक को लेकर अकेला ही उस मेले के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब तक जो भी उसके कुछ दोस्त थे वो उससे दूरियां बना चुके थे, क्योंकि रवि ने किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया था। तो वह अकेला ही उस मेले में पहुंच जाता है और वहां पर इधर उधर घूमने लगता है। वहां पर एक मंदिर होता है और मंदिर के प्रांगण में ये मेला लगा हुआ था, और जब वह मेले में इधर उधर घूम लेता है तो उसके बाद मंदिर में ऊपर दर्शन करने के लिए जाने लगता है और सीढ़ियों को चढ़ने लगता है। जब वह सीढ़ियों को चढ़ रहा था तो उसी दौरान एक लड़की, जिसके एक हाथ में बैसाखी है और एक हाथ में पूजा की थाली है, वो बड़ी संभल कर सीढ़ियों से उतर रही थी, क्योंकि सीढ़ियों पर फिसलन थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं मेरा पैर स्लिप हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जब रवि की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो एक पल तो वो उसे देखकर सोचने लगता है कि बेचारी कहीं गिर ना जाए, इसका ध्यान रखता हूँ। लेकिन जब वह उसके चेहरे की तरफ देखता है तो देखते ही एकदम से उसे पहचान लेता है। वह और कोई नहीं, वही रचना थी जिससे उसका पकड़ा हुआ शादी हुई थी। और उस रचना को देखने के बाद उसे एकदम से बहुत कुछ महसूस होने लगता है, और वह सोचने लगता है कि कहीं इसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया जो उसके पैर में दिक्कत आ गई, क्योंकि पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था और वह बैसाखी से भी चल रही थी।
इसके बाद रवि 2-3 सीढ़ियों को ऊपर चढ़ता है और उसके बाद जो रचना होती है वह भी रवि को देख लेती है और देखने के बाद एकदम से वह भी उसे पहचान लेती है। जैसे ही रचना रवि को पहचानती है तो अचानक से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और जब रवि रचना की आंखों में आंसू देखता है तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह रचना की तरफ ही देखता रह जाता है। रचना आंखों में आंसू लेकर नीचे की तरफ देख रही है क्योंकि सामने वाली सीढ़ी पर बहुत ज़्यादा फिसलन है और उससे उतरने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वह इधर उधर देखकर जैसे तैसे उतरना चाहती है लेकिन साथ में उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। रवि जब ये देखता कि ये पूरी तरह से असहाय है तो उसके बाद वह उसे सहारा देता है बिना कुछ बोले और उसे सहारा देकर उस सीढ़ी को क्रॉस करवा देता है। रचना सीढ़ी को क्रॉस करती है और रवि इससे नीचे उसे सहारा देकर सीढ़ियों से उतारने लगता है। जब सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं तो रचना फूट फूट कर रोने लगती है और जब रवि ये देखता है कि रचना फूट फूट कर रो रही है तो उसके बाद वह सोचता है कि इससे पूछना चाहिए कि आखिर इसे ऐसा क्या हो गया जो ये फूट फूट कर रो रही है। तो रवि कहता है कि रचना देखो, पहले तो बैठो और उसके बाद मुझे बताओ कि क्यों रो रही हो इतनी बुरी तरह से, आखिर क्या बात हो गई। तो उसके बाद जो रचना होती है वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ जाती है और रवि भी उसके पास बैठ जाता है और यहाँ पर जो रचना होती है वो कहने लगती है कि नहीं, वैसे ही आंखों में आंसू आ गए, तुम बताओ तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना। अब यहाँ पर जो रवि होता है वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे पैर में क्या हो गया, क्योंकि जब हम पहले मिले थे, तुम्हारी शादी हुई थी तो उस टाइम पर तो तुम्हारा पैर ठीक था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर जो रचना होती है वो कहने लगती है कि ये तो 1.5 साल पहले हो गया था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण इस पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर साहब ने इसमें प्लेट भी डाली है, लेकिन उसमें कोई ऐसी कमी आ गई कि ये वजन बिल्कुल भी सहन नहीं करता है, तो इसी वजह से मुझे बैसाखी पर चलना होता है। तो यहाँ पर जो रवि होता है उसकी हालत को देखकर थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि फिर तुमने बड़े डॉक्टर साहब को नहीं दिखाया। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर साहब कह तो रहे थे कि बड़े डॉक्टर साहब इसको ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगने थे और इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। अब घर वालों का दोबारा से पैसा भी वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब मेरी शादी की थी उस टाइम पर भी पैसा खर्च किया था और साथ में जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो उस टाइम पर भी काफ़ी पैसा लगा था। अब मेरा क्या है, मैं तो ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर लूँगी, बैसाखी के सहारे से क्यों घर वालों का पैसा वेस्ट किया जाए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि होता है वह कहने लगता है कि क्या मतलब, क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की। तो यहाँ पर जो रचना होती है वो कहती है कि दूसरी शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना पति मान लिया था और तुम्हारे लिए ही मैं करवा चौथ का व्रत तक भी रखा करती हूँ। भले ही तुमने मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब जब तक तुम जिंदा हो तो मैं दूसरी शादी भला कैसे कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए यहाँ पर जो रचना होती है वो कहने लगती है कि ठीक है रवि, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा, क्योंकि घर वाले राह देख रहे होंगे और वैसे भी जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता रहता है। ऐसा कहकर रचना अपनी आंखों के आंसू को पहुँचती है और बैसाखी को लेकर ऑटो की तरफ चलने लगती है। लेकिन तभी जो रवि होता है इन सभी बातों को सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आप को इन सबका दोषी मानने लगता है जो कुछ भी रचना के साथ हुआ है, और वह सोचने लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। इसके बाद जो रवि होता अपनी आंखों में आंसू लेकर रचना का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रचना, बहुत हुआ, अब चलो तुम मेरे साथ और तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा। यहाँ पर रचना कहती है कि कहाँ जाना है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। जब तुमने मुझे अब तक अपना पति मान ही रखा है तो मैं भी आज से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। ऐसा कहकर रवि उसे साथ चलने के लिए बोलने लगता है। तो रचना एक बार तो मना भी करती है, कहती है कि तुम्हारे घर वाले। तो यहाँ पर रवि कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर वाले क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी वजह से जब तुम इतनी परेशान हो सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि घर वालों से कोई 2-4 बातें कह सकूँ। इसके बाद जो रचना होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद रवि के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रवि यहाँ से उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पर बिठाने के बाद सीधा अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद जैसे रवि के माता पिता रचना को साथ में देखते हैं और वो भी बैसाखी से चलते हुए घर के अंदर आ रही है तो एकदम से रवि पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन रवि अपने घर वालों से साफ साफ बोल देता है कि माँ बाबूजी देखो, इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है और ये आज तक भी मुझे अपना पति माना करती है। मानता हूँ कि इसके घर वालों की गलती है। अगर उस टाइम पर इनके यहाँ का वो लड़का मुझे थप्पड़ नहीं मारता तो मैं उसी टाइम पर इसे एक्सेप्ट कर लेता और कोई भी ऐसी बात नहीं होती। दरअसल यहाँ पर जब रवि का पकड़ा हुआ शादी हुई थी तो उस टाइम पर रचना के यहाँ के पड़ोस के एक लड़के ने रवि को थप्पड़ मार दिया था जब रचना से शादी करने के रीति रिवाज नहीं निभा रहा था और उस बात का ही उसे ज्यादा दुख हुआ था। इसी वजह से वो शादी को नहीं मान रहा था। अब इसमें रचना की तो कोई गलती नहीं थी। जब वह अपने घर वालों से ये बात कह देता है तो उसके बाद घर वाले पहले तो 2-4 बार मना करते हैं, लेकिन रवि जब फाइनल फैसला सुना देता है कि ये मेरी पत्नी और मैं इसका पति हूँ और इसी के साथ मैं अपने जीवन को जीऊंगा, तो उसके बाद घर वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम बेशक से रचना को अपने साथ रख सकते हो।
यह बात सुनते ही रचना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बैसाखी का सहारा लेकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास ससुर भी खुशी खुशी उसे आशीर्वाद देते हैं और जब रवि के परिवार को ये बात पता चलती है तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और नई दुल्हन का अच्छे से स्वागत करने लगते हैं। इसके बाद रचना अपने पिता के पास फोन करती है और वीडियो कॉल पर उन्हें दिखाने लगती है कि पिताजी देखो, मैं आज अपने ससुराल आ ही गई हूँ, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। पिता भी ये बात देखकर सारे उन बातों को भूल जाते हैं जो कुछ भी उन दोनों परिवारों के बीच में हुआ था और यहाँ पर अपने समधी से बात करने लगते हैं। समधी से वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि समधी जी, जो कुछ भी हो गया गलती हो गई, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतना सीरियस इस बात को ले जाएगी। और अब कोई बात नहीं, जब बच्चे एक साथ रहने के लिए तैयार हैं तो जो कुछ भी शादी ब्याह के नीति रिवाज होते हैं उन सभी को निभा लेते हैं। रवि के पिता भी इस बात में अब कोई भी तंगी नहीं दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो रचना के पिता होते हैं, जैसा कुछ सामान उनसे बनता है, दहेज का सारा सामान देते हैं, जो कुछ कैश पैसा उनसे बनता है उन सारे पैसों को देते हैं और रचना और रवि उस घर के अंदर एक साथ रहने लगते हैं। रवि जो होता है अपनी पत्नी को बड़े मेडिकल कॉलेज में ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसका इलाज करवाता है उसके पैर का। यहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद रचना के पैर को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और रचना कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से चलने फिरने लगती है। जब ये बात चारों तरफ फैलती है तो लोग रवि की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ भले ही गलत हुआ था लेकिन बाद में उसको देखकर उसकी इंसानियत जाग आई और उसके बाद वह उसको अपने साथ रख रहा है। आज के समय में रचना उसी घर के अंदर रहा करती है और अच्छी तरह से अपने सास ससुर और अपने पति की देखरेख किया करती है। उसकी जो बड़ी जेठानी होती है, कभी कभी वो ऐसी बातें कह दिया करती है, लेकिन रचना उन्हें चुपचाप सहन कर लेती है। और जब इस बात को रचना के सास ससुर देखते हैं तो देखने के बाद सोचने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की उस टाइम पर। अगर उस टाइम पर ही हम इस लड़की को ले आते तो आज तक हमारे बेटे का घर और भी अच्छी तरह से बस गया होता और बच्चे भी काफी बड़े हो गए होते। लेकिन फिर वो सोचते कि चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक ही हुआ, अब कम से कम ये ठीक तो है। अब इसके बाद जब रवि अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके में जाता है तो वहां पर वह लड़का भी मिलता है और वह उसके पैर छूकर उससे माफी मांगता है उस व्यवहार के लिए और अपना गाल आगे कर देता है। कहता है कि जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, अगर आपको इस बात की गिलानी थी तो आप उसी समय मुझे बता देते, मैं उसी समय आपसे मार खा लेता। इसके बाद रवि उस लड़के को भी माफ कर देता है और यहाँ पर ये लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।